अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। देश में चुनाव का माहौल है और इस माहौल में कांग्रेस पार्टी को लगता है जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना कैंडिडेट बना दिया है तो देश भर में मुसलमानों के वोट अपने आप उनकी झोली में गिरेंगे। कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कहा कि 70 सीटें देश में कम से कम ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम 20% से ज्यादा हैं और निर्णायक भूमिका में होंगे। उनको यह भी लगता है ऐसे नेता जो अपने आप को सेक्युलर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिनके राज्यों में मुस्लिम बहुतायत वोट हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ऐसे सब नेता, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें कांग्रेस को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनकी मुस्लिम वर्ल्ड में काफी पहचान है, रेस्पेक्ट है, उन्होंने कांग्रेस के इस प्लान में छेद कर दिया है। आपकी अदालत में आज हम इन्हीं नेता से सवाल पूछेंगे। प्लीज वेलकम जमायत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी। और मौलाना मदनी पर इस मुकदमे के लिए आज जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार, कमेंटेटर अशोक मलिक को। तो आपकी अदालत में मुल्जिम है, जज है, जनता भी है। आज के जज अशोक मलिक की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। कार्रवाई आरंभ की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे मौलाना मदनी पर, एक नजर डालेंगे इनके करियर पर। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। जमीयत की स्थापना सन 1919 में हुई थी और यह मुल्क की सबसे बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। जमीयत उलेमाए हिंद के 1 करोड़ 25 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। जमीयत का मुसलमानों के बीच रिलीजियस, सोशल और एजुकेशनल एक्टिविटीज का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मौलाना महमूद मदनी के परिवार का रसूख वाले इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट देवबंद पर कंट्रोल है। मौलाना महमूद मदनी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। गुजरात में जब भी कहीं दंगे हुए या कोई मुसीबत आई, मौलाना मदनी का परिवार रिहैबिलिटेशन के काम में आगे दिखाई दिया। इसीलिए गुजरात में भी मौलाना मदनी का परिवार असरदार है। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मौलाना महमूद मदनी पर। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया। मौलाना साहब, आपको तो कांग्रेस के लोग अपना हमदर्द कहते थे, आपने क्यों बेवफाई कर दी? ये बात आपकी सही है कि हमदर्द थे, हमदर्द हैं भी, लेकिन अगर रास्ता छोड़ दिया जाए, जिस सोच के लिए कांग्रेस हुई, अगर उस सोच से लोग हटने लगे और फिर इल्जाम लगाने लगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है, और मुझे तो लगता है आप कांग्रेस को डरा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, रकीबों में रहे या दोस्तों के दरमियाँ पहुँचे, कहीं भी चैन से रहने न पाए हम जहाँ पहुँचे, गलत बदनामियों से मुँह छुपाने को जहाँ पहुँचे, हमें बदनाम और रुसवा करने वाले भी वहाँ पहुँचे। तो ये तो लोगों का अपना। लेकिन कांग्रेस के तो लोग कह रहे हैं कि वफा जिनसे कि वो बेवफा हो गए। कहीं दुखती रग पे उंगली तो नहीं रखी गई? किसी की दुखती रग पे उंगली रखी गई तो बेचारा लगता है और दर्द काफी हो रहा है। हाँ, यही हो सकता है। तो अब उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। लेकिन आप कहते थे कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, ये मेरे फेवरेट लीडर हैं, मैं बहुत पसंद करता हूं इनको। थोड़े दिन पहले तक आप यही कहते थे। अभी भी यही है, अभी भी, ऑफ कोर्स अभी भी वही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इश्यूज रेस करना छोड़ दिया जाएगा?
क्या सच्चाई, सच बोलना बंद कर दिया जाए? ये कैसे हो सकता है? अब ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि वो आपके फेवरेट भी हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को डरा रहे हैं। मैंने जो बात कही है वो बात किसी एक आदमी का नाम लेकर के नहीं है, बल्कि मेरा कहना है कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, जुमलों पर गौर कीजिएगा, ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज डरा करके वोट लेने की कोशिश ना करें, बल्कि काम करके वोट लेने की कोशिश करें। कोई भी कौम जो इस देश में बसती है, आप सोच रहे हैं कि एक बताशा है, उसके ऊपर पानी गिरेगा और वो बह जाएगी? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन डरा रहे हैं, इसका कोई एग्जाम्पल तो बताइए। ये कहाँ डराया, किसको डराया, कैसे डराया? हाँ, अगर आप ऐसे कहेंगे, मुझसे एग्जाम्पल मांगेंगे, तो ये एक मुश्किल बात होगी, क्योंकि आप ये मुझसे एग्जाम्पल मांग रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल, जो बात उस दिन भी कही थी, आज भी कही है मैंने। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग किसी वजह से वोट दे दें, और घुमा फिरा करके बात करी जा रही है, काम करा नहीं जा रहा है। तो आप काम करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आपने तो देवबंद के इलाके में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया, उनको मदद की। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। आपके वालिद साहब वो भी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, बिल्कुल। हम तो आज भी कांग्रेस के साथ हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमदर्दी रख के आप उनका ये हाल कर रहे हैं, तो अगर हमदर्दी ना रखेंगे तो क्या करेंगे? नहीं। आपने मैंने एक अखबार में आपका इंटरव्यू पढ़ा, आपने कहा कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। बड़ी हमदर्दी है आपकी। मैंने ये भी कहा था, मैंने एक मौके पे ये भी कहा था कि अशोक गहलोत अगर इसी तरह एक्ट करते रहे तो हम ये मानने पर मजबूर होंगे कि वो फॉलोअर हैं नरेंद्र मोदी के। तो मैं तो अलग अलग मौक़ों पे, ये तो आपने बड़ी माइल्ड बात कही। आपने क्या कहा था? 17 जनवरी 2013 का बयान मेरे पास में है। अशोक गहलोत के लिए आपने कहा, बेकसूर मुसलमान नौजवानों को क्रिमिनल बनाकर वो जेलों में डाल रहे हैं। फिर आपने ये भी कहा कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कत्लेआम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मैं इससे बिल्कुल नहीं। 4 दर्जन से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं इस 1-1.5 साल के अंदर वहाँ पे। तो अब खामोश रहें, ये कैसे हो सकता है? बोलना तो पड़ेगा ना। लेकिन आप कह रहे हैं आप तो हमदर्द हैं कांग्रेस के। हाँ, हमदर्दी अलग, इसी हमदर्दी की वजह से बोल रहे हैं कि भाई इन्हें सुधार लो, ठीक कर लो। वो तैयार नहीं हो सुधरने को और ठीक करने को। उल्टे जो है वो, जो आदमी हमदर्द है उसको मुजरिम बना के पेश कर दिया। लेकिन कांग्रेस के लोग और इतना मुजरिम बना दिया कि आपने यहाँ मुलजिम बना करके बिठा लिया। मैंने आज अरशद मदनी साहब का, जो आपके चाचा जी हैं, उनका बयान देखा, अखबार में छपा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास में कांग्रेस को वोट देने के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी एक पार्टी, हो सकता है वो भी ऑप्शन हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हर रीजन में मौजूद हैं। 1-2 छोटी स्टेट्स को छोड़ करके कुछ जगह ज़रूर छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर अल्टरनेटिव मौजूद हैं। लेकिन मैंने जितने भी कांग्रेस के नेताओं के बयान देखे, उन्होंने कहा कि जो मौलाना मदनी कह रहे हैं उन गुनाहों से हम वाकिफ़ ही नहीं, हमने किया क्या ये तो बता दीजिए। तो उन्हें मालूम नहीं है कि गोपालगढ़ में क्या हुआ है, और 4 दर्जन से ज़्यादा वायलेंस की वारदातें, पूरे कम्युनल वायलेंस की पूरे राजस्थान में हो चुकी हैं। उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या वादे किए थे 10 साल पहले अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। निकाल के देखें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को। लेकिन तो अभी उन्होंने कहा कि जो आपसे वादा किया था कि वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जो कम्युनल वायलेंस करने वालों को पकड़ा जा सके, अब वो अगले पार्लियामेंट के सेशन में बिल लाने वाले हैं। अगर आ जाता है तो आपको मुझे मुबारकबाद देनी पड़ेगी कि मैंने कुछ काम किया, तो उसके नतीजे में वो आगे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टी है जो वाकई में मुसलमानों की भलाई के लिए काम करती है तो वो कांग्रेस है। ये टेढ़ा सवाल है, बहुत टेढ़ा सवाल है। सवाल तो मैं टेढ़ा ही पूछूंगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भलाई के कामों का ऐलान करती है, कई भलाई के काम करती भी है, लेकिन ज़्यादातर भलाई के काम ऐलान तक रह जाते हैं और इल्ज़ाम लग जाता है मुसलमानों की अपीज़मेंट और मुंह भराई का, और उस इल्ज़ाम के हवाले से जो होने वाला काम होता है जायज़, वो भी नहीं हो पाता है। ऐलान पर ज़्यादा जोर रहता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो किया है वो अच्छा होगा, जो आगे कर लेंगे हम उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। करें। आप कह रहे हैं कि अभी तक कुछ खास नहीं किया है। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मसलन इनके जो वादे हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा कर ले। यही एक बात आप जो कह रहे हैं, ये एक भी हो जाएगी तो हम उनको बहुत उनका आभार व्यक्त करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर उनको सपोर्ट भी करेंगे। ये तो समय बताएगा, ये समय बताएगा। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ रजत जी, नहीं तो वरना मेरी तो कोई हैसियत नहीं, छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन मेरे पास फहरिस्त बहुत लंबी है सवालात की, इल्ज़ामात की। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये सेक्युलर नेताओं का साथ नहीं देते। अब मौलाना साहब जब न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को हराने के लिए जो सारी सेक्युलर फोर्सेस हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी, लेकिन आपने उसमें पलीता लगा दिया उनकी बात में। ऐसा है, इल्ज़ाम का सवाल है। जिन्हें अहले शहर सितमगरां नहीं याद करते दुआओं में, मेरा घर भी था कभी दोस्तों इन्हीं मरने वालों के गांव में। इन्हें दुश्मनी है वफ़ाओं से, मेरी उम्र गुज़री वफ़ाओं में। मेरा दिल एक ऐसा चिराग है कि जला किया है हवाओं में। ये गुबार कैसा बदन पे है, ये फफूले कैसे हैं पाँव में। मेरे हाल की उन्हें क्या खबर जो खड़े हैं फूलों की छाँव में। इन्हें क्यों ना जान गज़ल कहूँ, प्रधानमंत्री के नाम। ये मनमोहन सिंह जी के लिए कह रहे हैं आप? जी हाँ। इन्हें क्यों ना जान गज़ल कहूँ, उन्हें कैसे भूलूँ दुआओं में। मुझे शायरी जो सिखा गई एक अदा थी उनकी अदाओं में। गज़ल उनके सामने छेड़िए रजत जी, गज़ल उनके सामने छेड़िए, कभी दाद उनसे भी लीजिए। ये ख़ता अगर है तो कीजिए कि मज़ा है ऐसी ख़ताओं में। जिनको आप खता करने वाला कह रहे हैं उनके दावे में आपको बताता हूं। अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आपने कहा कि ये साफ सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस, उन्होंने कहा कि सरकार की 85 वेलफेयर स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश में, हर स्कीम में मुसलमानों को 20% मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर हो, ये लाजमी है। एक आईएएस अफसर ने मस्जिद की दीवार गिरा दी थी, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? नीचे से शुरू करूं, आखिरी सवाल से। जी हाँ। वो उसको हटाया था, उनके जो रेत माफिया हैं उनका काम रोकने की वजह से बहाना ये बना दिया। मैंने कहा था अभी आपसे पिछले इल्ज़ाम के जवाब में कि ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उस आईएएस ऑफिसर को हटाया गया था चंद रोज़ पहले। रेत माफियाओं के रेत के निकालने के ठेके को यानी नाजायज़ तरीक़े से रेत के खनन को रोका था उसने। उसकी सज़ा उसे मिली थी, बहाना मस्जिद का रोका गया था, लिया गया था। इससे पहले की जो दोनों बातें उनकी आप बता रहे हैं, वो कहना है
करके उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिखाया है। आप कह रहे हैं कि ये बयान है और ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, सिर्फ बयान है। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद की यात्रा तो उन्होंने रोकी, वो जो 40 कोसी यात्रा करने वाले थे, एक परिंदा भी पर मारने नहीं दिया उन्होंने। बहुत कमाल कर दिया। वो यात्रा इस वजह से नहीं रुकी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, वो यात्रा इस वजह से नहीं रुकी कि उन्होंने रोका, वो यात्रा इस वजह से रुकी है कि लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए भारत के लोग गए ही नहीं, इरादा ही नहीं किया लोगों ने। चलिए, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसके बदले में तो उन्होंने एक्शन किया, बीजेपी के 3 एमएलए जेल में बंद हैं। एक यही तो सवाल है कि आप होने के बाद एक्शन लेते हैं। 6 महीने से हालात को खराब किया जा रहा था, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? यह सवाल उठाया गया है बार बार, बार बार उनको याद दिलाया गया कि देखिए यहाँ पे खास तौर से कम्युनल टेंशन फैलाई जा रही है, आप इसको रोकिए रोकिए रोकिए। सुनने को तैयार नहीं थे, ना ऑफिसर सुनने को तैयार थे और ना गवर्नमेंट सुनने उनका को तो तैयार। कहना यह था कि ये जो दंगे हुए ये कोई दंगे नहीं थे, एक छोटा सा हादसा था जो बाद में बीजेपी की साजिश थी इसको कम्युनल रूप देने के लिए। वो ये कह रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों की मिलीजुली साजिश थी। अब क्या कहेंगे आप इसको? ये मुश्किल बात है। ये तो आप बता सकते हैं ना, आप तो वहां की जमीन से जुड़े हुए हैं। देखिए, साजिश बिल्कुल है, लोग सियासी पार्टियों की ही साजिश से ये सब हुआ है। मुजफ्फरनगर का फसाद पॉलिटिकल पार्टीज की साजिश से था और ख़ास मकसद के तहत ये फसाद किया गया था, कराया गया था। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। फसाद को रोकने के लिए जो पहले से एक्शन होने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। अब जिन पर आप इतने इल्ज़ाम लगा रहे, वो मुलायम सिंह, वो अखिलेश यादव, ये तो आपके दोस्त माने जाते हैं। अभी भी दोस्त हैं। गलत काम करेंगे तो गलत काम को गलत काम कहा जाएगा। दोस्ती तो हमारी किसी से भी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्ती क्या काम आई उनकी, अगर आप बोलेंगे इतना तो? नहीं तो दोस्ती की वजह से सच बोलना बंद कर दिया जाए, ये बिल्कुल यानी बल्कि दोस्ती का हक ये है कि आदमी सच बोले और आदमी को आगे की गलतियों के करने के बारे में बताए कि आप ये गलती कर रहे हैं और आगे गलती करेंगे तो आगे भी हम बोलेंगे, डट के बोलेंगे। क्या करें कि आप खुश हो जाएं, आपको लगे इंसाफ ना? करें। नहीं, मेरी खुशी नाखुशी की बात नहीं है, सवाल इस देश का है। सब कुछ करें, देश के साथ खिलवाड़ ना करें। सब शॉर्ट टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म एक्शंस लेने वाला काम जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए। इन सब पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना है कि जब जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया है तो आपने उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए। जब नरेंद्र मोदी का तो मेरे से ज़्यादा विरोध किसी ने भी नहीं किया आज तक। जहाँ तक इल्ज़ामात का सवाल है तो मुकद्दर में अगर बदनाम होना ही है तो हो लेंगे, जो जिसके जी में आए बोल ले, हम कुछ ना बोलेंगे। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये मोदी का साथ दे रहे हैं। मौलाना साहब, कांग्रेस पूछ रहे हैं कि अचानक नरेंद्र मोदी से मोहब्बत कैसे हो गई मौलाना मदनी को? ये सवाल जो लोग कर रहे हैं वो अगर आईने में देख लें एक मर्तबा अपनी सूरत को, तो शायद इस सवाल को करने की उनको हिम्मत भी ना होती है। 2002 के से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी का जितना मैंने विरोध किया है और गुजरात की सरजमीन से किया है, इतना किसी और ने नहीं किया। पब्लिक मीटिंग्स करके बड़ी बड़ी 23 मार्च 2002 को हमने पहली कॉन्फ्रेंस करी थी सरदार बाग अहमदाबाद में। उसके बाद से आज तक उसी लाइन पर है। लेकिन आपकी दुखती रख पे बस उंगली न रखें। पानी कहीं से मर रहा है तो अब उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। मैं कोई बात कहूं और पानी मर जाए वहां जाके, तो फिर मैं बताइए आप, मैं क्या करूंगा? देखिए मौलाना साहब, ये तो बात सच है कि कांग्रेस के बारे में
आपके जो विचार हैं वही नरेंद्र मोदी के विचार हैं। वो भी कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है। वो भी कहते हैं कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सेकुलरिज्म के बुर्के में छिप जाती है। ये ठीक है, लेकिन बुर्का तो वो भी पहना रहे हैं, बुर्का पहना पहना के खरीद के ला करके बिठा रहे हैं। कुछ लोग तो इंप्रेशन ये भी देते हैं कि आप प्राइवेटली ये कहते हैं कि जो 2002 के दंगे हुए उनको भूल करके अब मुसलमानों को आगे की तरफ देखना चाहिए। अब आपने ये प्राइवेटली का लफ्ज़ कह दिया ना, तो इस प्राइवेटली के लफ्ज़ कह देने की वजह से सर आपको यहाँ इस कुर्सी पे होना चाहिए और मुझे वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल रजत जी, आपको इस जगह होना चाहिए, इसलिए कि ये प्राइवेटली जो है वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए कि अब इसको मैं कैसे सफाई दूंगा आपको। आप कह सकते हैं कि आपने प्राइवेटली पब्लिकली कभी ऐसी बात कभी नहीं कही, ना प्राइवेटली ना पब्लिकली। मैंने ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही है जिससे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया गया हो या सपोर्ट मिलता हो। मैं आपके सामने आज यहाँ कह रहा हूँ, मुझे मालूम है, इस बात का अटूट विश्वास है कि आप मेरी इस बात को न मानेंगे न इस पर विश्वास करेंगे। नहीं, अगर आप मालूम है, देखिए सामने जनता बैठी है, अब सब लोगों के सामने आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात का पूरा यकीन करता हूं और मैं समझता हूं कि ये लोग जहां बैठे हैं ये भी आपकी बात कही। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर मैं कंपेयर करूंगा गुजरात को राजस्थान से, अगर मैं कंपेयर करूंगा गुजरात को महाराष्ट्र से, तो आप ये कह देंगे कि देखो इन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। मैं ये भी जानता हूं, लेकिन कंपेयर करना तो पड़ेगा ही। वहां अब मुझसे एक सवाल किया जा रहा था कि पिछले 10 साल में 2002 के आफ्टर 2002 कोई दंगा गुजरात में नहीं हुआ, और 2 साल में राजस्थान में 4 दर्जन से ज्यादा दंगे हो गए। 1.5 साल के अंदर यूपी में 102 से ज्यादा दंगे हो गए। तो बताइए कौन सही है कौन गलत है। अब इसका जवाब कितना मुश्किल है, जरा आप ही सोचिए। आप यहां बैठे होते, मैं सवाल कर रहा होता, आप कितना मुश्किल जवाब होता है। ये सवाल है आपका, और मुझे ऐसे जवाब देने पड़ते हैं। अब इसका मैं क्या जवाब दूंगा, आप ही बता तो दीजिए। आज इसका जवाब दे दीजिए। इसका यही मैं कह रहा हूं कि कितना मुश्किल काम है। मैं जैसे ही इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा देंगे कि आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा, आप चलिए आप जवाब दे दीजिए। यहां लोग काम किए बगैर, माफ करिएगा, काम किए बगैर डरा करके वोट लेना चाहते हैं। वो सारे वोट लेने के इच्छुक आस्तीनें चढ़ा के मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो बस इसका जवाब उन्हीं से पूछ लीजिए तो ज्यादा बेहतर हो। आपके पीछे तो पड़े हुए हैं, थोड़ा और पड़ जाएंगे, जवाब दे दीजिए। नहीं सर, उन्हीं से पूछ लीजिए इसका जवाब। उनमें से किसी को यहां बुला लीजिए, पता चल जाएगा। आ जाएं जरा गहलोत साहब, जरा इस सवाल का जवाब तो दे लें। अखिलेश साहब इस सवाल का जवाब दे लें। मुश्किल काम है ना, ये काम करना मुश्किल है, इल्जाम लगाना आसान होता है। कह दिया मोदी प्रेम में मुब्तला, बहुत आसान है। जाइए जरा मैदान में, जाइए उनसे सवाल कीजिए कि जाओ जरा मैदान में, देखो ना कि लोग किस तरह से मुसीबत में मुब्तला है गांव देहात में। उनकी मुसीबतें दूर करने की चिंता करें ना, बयानबाजी से क्या होता है। आप ये कहें कि गुजरात में मुसलमान खुश हैं और बाकी जगह नहीं हैं, गुजरात में उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, बाकी जगह नहीं बढ़ रही है, ये कैसे? ये बात नहीं है। कहने की बात यह है कि गुजरात की जेलों में जितने मुसलमान बंद हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान महाराष्ट्र की जेलों में बंद हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम इस बात को कह करके ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र वाले गलत काम कर रहे हैं। इस बात के कहने से आपने ये मतलब निकाल लिया कि मैंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करी है। आप बताइए, अगर गुजरात में कम बंद हैं तो ये कम बंद होना भी तो शर्म की बात है, लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया और ये कह दिया कि इन्होंने जो है वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। देखिए कहा क्या गया है, फॉर्मर चेयरमैन है सेंट्रल हज कमेटी के सलामतुल्लाह साहब, सलामतुल्लाह साहब जी, आप जानते हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी मुसलमानों के कातिलों का कैंपेन करते रहते हैं। पहले इन्होंने बुश का कैंपेन किया, अब ये मोदी का कर रहे हैं। ये कभी भी लोकसभा के इलेक्शन जीत नहीं पाए और शायद अब मोदी ने इनको राज्यसभा का वादा कर दिया है। तो ये सलामतुल्लाह साहब जो हैं, चूँकि बहुत बड़े लीडर हैं और मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ,
ये बहुत बड़े नेता हैं, बड़े नामवर नेता हैं और बड़े फॉलोअर्स हैं इनके पूरे देश में और बहुत काम करते हैं। अब तंज कर रहे हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं। तो अब इनकी बात को मैं काटने की हिम्मत नहीं रखता, बड़े आदमी हैं और मैं इतना बड़ा हो गया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मेरी ज़रूरत पड़ गई और मैं उनके कैंपेन में चला गया। तो जो आदमी सलामतुल्लाह साहब जिस आदमी को यहाँ तक पहुँचा देंगे, इतना बड़ा आदमी बना देंगे, तो उस बड़े आदमी को इतना नीचे देखने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो ठीक है, ये तो इनके अपने सोचने की बात है। चलिए मैं उससे भी बड़े आदमी का जिक्र करता हूँ, मौलाना अरशद मदनी साहब जो आपके चाचा जी हैं। वो यकीनन बड़े हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुजरात में मुसलमानों की आबरू लुटी, जिस तरह से कत्लेआम हुआ, उस नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। वो जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उनके कहे हुए को गलत क्या गलत बात उसमें है? लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे आपने माफ कर दिया, आप कहते हैं कि वो 2002 भूल जाइए, अब आगे बढ़िए। ये आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आपको माफ करवाना है तो खुद ही माफ करवा लीजिए, मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आप तो गुजरात जाते रहते हैं, आपका बहुत काम है गुजरात में, आपने हमेशा से गुजरात के लोगों के लिए बहुत काम किया है, तो आपको तो फीडबैक मिलता होगा। मेरा फीडबैक जो है वो ये है कि दो तरह के हैं। एक वो लोग हैं जो एहसास फ़ख्र में हैं और दूसरे वो लोग हैं जो एहसास डर में हैं। दो तरह के लोग हैं। अब ऐसे में तीसरा रास्ता लोगों के पास बचता नहीं है। और ये भी है वहाँ से फीडबैक, लोग ये कहते हैं माफ़ करिएगा, आप इसको फिर यूँ कहेंगे कि तो तुम कांग्रेस की बुराई कर रहे हो। मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ कांग्रेस के अधिकतर लीडर जो हैं वो पेरोल पे हैं। वो कांग्रेस के लिए काम नहीं करते, मोदी के लिए काम करते हैं। वो उनको ही जिताना चाहते हैं, हटाना भी नहीं चाहते। इच्छा नहीं हटाने की कांग्रेसियों में, बिल्कुल इच्छा नहीं। ये तो आपने बहुत कमाल की बात की कि कांग्रेस के लोग गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, उनके पेरोल। बहुत सारे लोग ऐसे, बिल्कुल। आपने शुरू में जिसका जिक्र किया था कि वो एक इल्जाम आपने कहा था कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उसमें बहुत सारे लोग शामिल, फिजिकली इन्वॉल्व थे, कांग्रेस के लोग, बहुत सारे लोग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगहों पर। मैंने लिस्ट भी दी थी उस वक्त। किसको लिस्ट दी थी? मिसेस गांधी के पास भेजी थी। आपने सोनिया जी को ये बताया कि कांग्रेस के ये लोग जी गुजरात के दंगों में शामिल मेरे फादर मौलाना असद मदनी ने लेटर लिखा था मिसेस गांधी के नाम। उसमें नामजद किया था कि ये लोग हैं जो फिजिकली इन्वॉल्व हैं, जो कांग्रेस के एकदम नोन मेंबर हैं, नोन लीडर हैं। जी हाँ, 17-18 लोगों की लिस्ट थी। तो कोई एक्शन लिया कांग्रेस प्रेसिडेंट ने? हमारी नॉलेज में तो कोई एक्शन नहीं आया, बिल्कुल अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन आप तो मिलते रहते हैं, आप तो पूछ ही सकते थे कि क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई। तो कितना पूछा जाएगा किसी बात के लिए? वो जो 10 साल से एक वादा किया हुआ है, जिस पर एग्रीमेंट हो गया, जिसके लिए वो राजी हो गई, वही पूरा नहीं हो रहा है अभी तक। अब आप कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट ऐसा आया है, तो खुदा करे, मैंने अखबारों में पढ़ा है, खुदा करे कि वादा पूरा हो जाए, वरना तो ऐसे ही है। तो क्या सलाह आपकी देश के मुसलमानों को? आप लोगों ने इस लड़ाई को आदमियों की लड़ाई बना दी, राहुल बनाम मोदी कर दिया। इसका मतलब देश में और कोई है ही नहीं। इतने सारे रीजन हैं और इतने सारे रीजनल लीडर्स बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं। आप दो आदमियों को हीरो बना के पेश कर रहे हैं, दो को अभी से फैसला कर लिया आपने, ये हो जाएगा। अब बहुत सारे अल्टरनेट मौजूद हैं। अब रीजनल लीडर में जिसका नाम लेता हूं उसकी आप धुलाई कर देते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, मैं क्या धुलाई, आप धुलाई करवा रहे हैं अच्छे से, तो हो रही है। अब क्या किया जाए? ये तो ठीक है, ये ठीक है कि कमियां सबके अंदर हैं, लेकिन ये कि उन कमियों को दुरुस्त भी किया जा सकता है। सभी लोग अपनी कमियों को दुरुस्त कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी कमी को दुरुस्त ना कर सके। तो नरेंद्र मोदी भी अपनी कमियों को दुरुस्त कर सकते हैं। देखिए, आपने फिर मेरी बात पकड़ ली। अब आप मेरी बात पकड़ लेंगे और कह देंगे कि इन्होंने मशवरा दे दिया है कि नरेंद्र मोदी अपनी कमियों को दुरुस्त कर ले। तो मैंने अभी बीच में कहा, बातें अच्छी कर रहे हैं, एक्शन होना चाहिए ना। एक्शन से पता चलेगा कि अच्छा है या नहीं। बिल्कुल। जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप सेकंड रो में। हाँ।
अगर आप 2 पंक्तियों की अनुमति दे दें तो 2 पंक्तियां सुना दें। हाँ हाँ, वो तो बहुत मजा आएगा। कि- अब मैं ताली बजाऊंगा। अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाऊं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले तय तो कर लूं कि इस घर को बचाऊं कैसे। बहुत खूब। मेरा नाम शुएब है जी, शुएब। भोपाल से मेरा संबंध हाँ, है। हाँ, शुएब। और मैं शुरू कहूंगा कि आई एम एन इंडियन एंड आई एम ए मुस्लिम, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बोथ। पूछिए। सर सवाल यह है कि जब भारत का संविधान आपको देश के 25 करोड़ मुसलमानों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, खुद अपना रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर सकते हैं और खुद अपने मुद्दों को पार्लियामेंट में रख सकते हैं, तो मुसलमान और आप जैसे जिम्मेदार लीडर जैसे मौलाना मदनी इस चीज़ को कहाँ तक सपोर्ट करते हैं? धर्म का काम है लोगों को जोड़ना, लेकिन धर्म का मिसयूज किया जा रहा है लोगों को तोड़ने के लिए। जिहाद के नाम पर फसाद किया जा रहा है, इंसानियत का, मानवता का खून किया जा रहा है। शुएब, ऐसे माहौल में जब लोग धर्म का मिसयूज कर रहे हैं और धर्म को किडनैप कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, धार्मिक लोगों की पहली ड्यूटी यह है कि माहौल को काम डाउन किया जाए। आज के माहौल में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिक्स का जो तरीका है वो बांट कर जीतने का तरीका है। हम बहैसियत मुसलमान होने के एक ग्रुप है हमारा अलग, लेकिन अगर हम इस एक अलग ग्रुप को एक पॉलिटिक्स की शक्ल में, पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में लेकर के सामने खड़े होंगे तो इससे गैप अदर कम्युनिटीज के बीच में और मुसलमानों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। हमें काम वो करना है कि जिससे गैप मिनिमाइज हो जाए, किसी भी तरह गैप को मिनिमाइज कर लिया जाए। मौलाना सच्चर कमेटी की इस रिपोर्ट वक्त कह रही है, देश, बस मैं एंड कर लूं, इस वक्त देश जिन हालात से गुजर रहा है, हमारे पास में माफ़ी के साथ इनकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा रिलेवेंट है हम इनसे बात करें, क्योंकि आपसे तो हमें नॉकडाउन होना ही होना है, आपके सामने तो टिक ही नहीं सकते हम। तो शुएब, सबसे बड़ा खतरा इंडिया को, इंडियन सोसाइटी को सांप्रदायिकता से है, चाहे वो जात पात के नाम पर हो, चाहे वो धर्मों के नाम पर हो। हमें उससे पूरी ताकत से लड़ना है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप या आइडियोलॉजी जो के बांटने की बात करे, उसके चक्कर में किसी कीमत पर नहीं आना है। गलतियां मुझसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, इधर से भी होंगी, उधर से भी होंगी, लेकिन गलतियों से हम खुद निपटेंगे। इन बांटने वालों के चक्कर में हम हरगिज नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक जो परसेप्शन है वो है कि मुसलमान इस देश में टैक्टिकल वोटिंग करते हैं और वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। इस बार हर जगह नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट करेंगे। टैक्टिकल वोटिंग सिर्फ मुसलमान नहीं करता है, टैक्टिकल वोटिंग पंजाब में अकाली लोग भी करते हैं, टैक्टिकल वोटिंग दलित वोटर भी करता है। क्यों? इसलिए करता है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर हमारी पसंद का आदमी आ जाएगा या नापसंद के आदमी को हम रोक लेंगे, दोनों बातें होती हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, या नापसंद की पार्टी या आदमी को रोक लेंगे और पसंद के आदमी को ले आएंगे तो इसने जो हमसे वादे किए हैं वो हम उसके करीब पहुंच सकेंगे। मुसलमान ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना नेता नहीं बनाया और नन मुस्लिम नेताओं के पीछे और नन मुस्लिम लीडरशिप वाली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहे। क्यों? मुसलमान इस सोसाइटी के साथ मर्ज होकर के रहना चाहता है, लेकिन अपनी पार्टी नहीं बनाता। उसको विश्वास नहीं है अपनी पार्टी बनाकर अलग झंडा बुलंद करने में। हालांकि कोई हर्ज नहीं है, आपको भी ये मानना चाहिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं है जब अकाली लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और सब लोग बना सकते हैं, मुसलमान क्यों नहीं बनाए। हम कहते हैं एक अच्छी सही मानों में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, एक गैप है, उस गैप को कोई सही मानों में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी आकर के भरे, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। तो आप ये अभी काम नजर नहीं आ रहा। आप ये काम हाथ में लेंगे? नहीं, हमारे हो लेती तो कम्युनल हो जाएगी पार्टी, हमारे हाथ में लेते ही ये पार्टी कम्युनल हो जाएगी, इसलिए हम तो इस बात के हक में अभी तक नहीं। अब बहुत अच्छी आपने बात कही। मेरे पास और बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, जनता से भी और बहुत सारे सवाल पूछने हैं जो आपसे पूछेंगे। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि आप दारुल उलूम देवबंद का इस्तेमाल सियासत के लिए करते हैं। मौलाना साहब, बहुत लोग बात सुनते हैं, देवबंद की बात मानते हैं और
आपका वहाँ काफ़ी दबदबा है। ये आपने नई खबर सुना दी है। ये तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि मेरा दबदबा है वहाँ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये भी तो सच है कि ये जो आपका इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए करते हैं। जहाँ तक देवबंद का सवाल है तो देवबंद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मैंने वहाँ पढ़ा ज़रूर है, लेकिन ना वहाँ पढ़ाता हूँ ना मैं वहाँ का एक छोटा सा चपरासी भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो सुना है कि वहाँ कौन वाइस चांसलर बनेगा कौन नहीं बनेगा ये आपके अख्तियार में है। ना, ऐसा मेरे इख्तियार में होता तो फिर क्या था, मैं ही ना वाइस चांसलर बन जाता। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये सच नहीं है कि बस्तानवी साहब जब वाइस चांसलर बने थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी तो आपने उनको हटवाया था वहाँ से? हाँ, देखिए ये एक इल्ज़ाम है और मैं चाहूँगा कि आज आपकी अदालत से मुझे इस इल्ज़ाम से मुक्ति मिल जाए। तो जनता बैठी, आप बताइए सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, मेरा किसी टीवी चैनल पर उनके खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट दिखा दिया जाए, किसी अखबार में मेरा कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज, कोई बयान मैंने दिया हो, ये सही है अटकलें लोगों ने लगाई ज़रूर थी, मैंने उनका कोई विरोध नहीं किया था। वो मेरा विरोध ज़रूर करते हैं लेकिन मैंने उनका कोई विरोध नहीं किया था। मैं तो विरोध करने का कायल ही नहीं हूँ, बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं सोनिया जी का विरोध नहीं करता, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं करता, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मुझे विरोध करके क्या होगा, मैं छोटा सा आपने जो कुछ कहा था कमोबेश वही बात आपने भी कही थी। यही तो गलत बात है। यही तो सही बात है ना, यही तो गलत बात है। यही सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि आप कहेंगे तो मैं सारी वीडियोस दिखा दूंगा और यूट्यूब पर सारी वीडियोस मौजूद हैं। रजत जी, आप तो एक यानी मुल्जिम जरूर बनाइए लेकिन मुजरिम मत बनाइए। मुल्जिम तो मैं बन गया आपके यहाँ पर, मुजरिम बना के मत भेजिए अब मुझे। जनता से पूछ लेते हैं कि जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं उस तरफ से। हाँ मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी, आप क्या करते हैं आप? मैं एलएलबी कर रहा हूँ जी, वेरी गुड। पूछिए। इन्हें तो हमारी सफाई में होना चाहिए था। मौलाना साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमान वोट किसको दें? जब आपने कांग्रेस में कमी निकाल दी, बीजेपी तो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ है और केंद्र में यही दो सरकार हैं, तो वोट किसको दे फिर? बहुत वाजिब सवाल है उनका कि ये सवाल सब लोगों के दिल में है। आप मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, बिल्कुल। आप कोई गलत काम करेंगे मैं आपकी कमी नहीं निकालूंगा, लेकिन कमी निकालने का मतलब ये नहीं है कि मेरा आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मैं आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा। हो सकता है मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, ज़रूर खड़ा होऊंगा अगर आप सुधार कर लेंगे। नहीं सुधार करेंगे तो हो सकता है मैं आपका इलाज भी करूं। इस तरफ। हाँ, वेलकम टू यू, यहाँ दे दीजिए। जी, मेरा नाम उत्कर्ष रस्तोगी है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी, मेरा सवाल है महमूद जी से। बहुत विनम्रतापूर्वक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी तोड़ने की राजनीति कर रही है, आपने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी विचारधारा से भटक गई है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ मदनी साहब कि आप विकास के आधार पर नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों नहीं करते? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अब तो धर्म के आधार पर राजनीति छोड़ दी है, अब तो वो विकास के आधार पर अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं विकास के आधार पर उनका समर्थन करते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। एक तो आप बड़ी खूबसूरत नगरी के रहने वाले हैं, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये कहकर कि अब तो वो विकास की बात कर रहे हैं, खुद ये मान लिया कि वो अब तक विनाश की राजनीति कर रहे थे। अब जब वो अब तक जिस रास्ते पे चल रहे थे, तो आप जानते हैं दूध का जला जो होता है ना, भारत में मसल मशहूर है हमारी हिंदी की, जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो जरा फूकने तो दो यार हमें थोड़ा सा। लेकिन इस बात का भी तो अफसोस होता है कि लोग दूध से भी जल जाते हैं। क्या किया जाए, जब गरम गरम दूध परोस दिया जाएगा तो जलेगा ही, और क्या होगा बेचारे को।
पूछिए सर आप। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में आप ना राहुल गांधी को समर्थन करते हैं ना मोदी को समर्थन करते हैं, आपने अखिलेश यादव का भी विरोध कर दिया, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? क्या ये भारत में यही राहुल गांधी ने कहा था? कितने 100 करोड़ लोगों में कोई 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 नहीं है, बस यही 2 लोग मिल गए। आपकी नज़रों में कौन है? आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम जो बात इनसे हो रही थी वो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि आप मीडिया और ये दोनों बड़ी पार्टीज अपने अपने लीडरों को प्रोजेक्ट करके एक दूसरे के सामने खड़ा कर रही हैं। हम ये कहते हैं कि इन पार्टी के अंदर भी और इनके अलावा भी दूसरी पार्टियों में बहुत सारे काबिल लोग हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कौन सी पार्टी सर? सारी रीजनल पार्टीज बैठी हुई हैं, खुद ये दोनों पार्टियां भी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी रीजनल। मौलाना साहब, मुझे क्या लगता है कि आप हिचक रहे हैं? ना, मैं बिल्कुल झिझक नहीं रहा हूं। ये भी एक नया इल्जाम आया है मेरे ऊपर आपके सवाल की रोशनी में। तो आपने मुझे फंसा दिया, ये एक नया, अभी पुरानों से ही मैं निपट नहीं पाया, आपने एक नया और करवा दिया। मैं जो कह रहा हूं वो सिर्फ एक बात है, आप इस इतने बड़े देश को 2 आदमियों के बीच में मत रखिए। देश की जनता खुद फैसला करेगी कि किसको लाना है और किसको हटाना है, और अच्छे से फैसला करेगी। ये देश की जनता तो आपसे आपकी राय पूछ रही है। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये बता दीजिए। रजत जी को बनाना चाहता हूं। आपकी अदालत में आज उन्होंने मुकदमा चलाया मौलाना महमूद बद्री का। जाहिर है उनके बयानात को लेकर, उनकी बातों को लेकर बहुत सारे सवाल थे जिन्होंने उनको मुश्किलों में डाला। जनता ने जो सवाल पूछे उसके जवाब देना भी उनके लिए कोई बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन मौलाना मदनी ने हर सवाल का बड़ी सफाई से जवाब दिया। आपकी अदालत में वक्त है आज के जज अशोक मलिक के फैसले का। मौलाना साहब, भारत का जो मुसलमान नागरिक है वो वही ख्वाब देखता है जो गैर मुसलमान नागरिक देखता है। बिल्कुल। उसे भी अपने बच्चों के लिए तालीम या शिक्षा चाहिए और नौकरी चाहिए। बिल्कुल। कोई भी पार्टी अगर मुसलमान कौम के बारे में या समाज के बारे में शिक्षा या नौकरी के बारे में बात करे तो ठीक है। अगर कोई गैर इसको छोड़ के कोई और बात करे, आपका कर्तव्य है कि आप उनको कहें भाई पटरी पे वापस आओ। बिल्कुल सही बात। जहां रहा मुसलमानों की सुरक्षा की बात, ये उनका कानूनी हक है, ये संविधान से जुड़ा हुआ है। ये ना नरेंद्र मोदी के कारण आता है, ना राहुल गांधी के कारण आता है, ये ना कांग्रेस की बदौलत आता है, ना भाजपा, ना किसी रीजनल पार्टी की बदौलत आता है। बिल्कुल। अदालत आपको ये कहेगी कि आप बाहर जाके जोर जोर से यही बात कहें, मुसलमानों को भी और ये जितने ही दल हैं उनको भी। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लगता है कि जज साहब ने आपको काफी मुश्किल में डाल दिया। नहीं, बहुत शानदार बात है। मैं इस देश की जनता से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, सब लोगों से कहना चाहता हूं, आमतौर पे और मुसलमानों से ख़ास तौर से, अपना 20 साल के लिए एक एजेंडा सेट कर लें। तालीम, तालीम, सिर्फ और सिर्फ तालीम। आधी रोटी खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, लेकिन बच्चियों और बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि मौलाना महमूद बद्री की सलाह कि सिर्फ तालीम और तालीम पर ध्यान दिया जाए, बच्चों और बच्चियों को पढ़ाया जाए, इस पर ध्यान दें। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, वोट किसे देना है, ये फैसला आपको इन देश की जनता को करना है। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।